Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस। देखेंगे आज के द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है थ्वाइट्स ग्लेशियर को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मिडेवल इंडिया के अंदर जो टर्म है एक फनम, ये किस चीज़ को रेफर करती है? ऑप्शन ए क्लॉथिंग, ऑप्शन बी कॉइन्स, ऑप्शन सी ऑर्नामेंट्स या फिर ऑप्शन डी वेपन्स। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं करते हो। कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अटैम्प्ट करें। अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो एक बार जाकर आप सर्च करो इसके बारे में, डेफिनेटली बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद आके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करा करो। फिर भी नहीं मिलता है तो ऑब्वियस ही बात है, मैं डेली बेसिस पर वीडियो के लास्ट में इसका आंसर बता ही देता हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। कल देश भर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है इस आर्टिकल के बारे में। तो पीएम मोदी की साइड से कल के दिन मॉर्निंग में एक अनाउंसमेंट किया गया। इनफैक्ट पीएमओ इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है वहाँ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है। अनाउंसमेंट ये आया है कि आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर 10 लाख के आसपास गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो 10 लाख जॉब्स यहाँ पर आने वाली हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो आएंगी उसके बारे में ये एक अनाउंसमेंट हुआ है। अब देखो हुआ क्या ना, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इस समय पर, यानी जो बेरोज़गारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनफैक्ट कोविड-19 पेंडेमिक, लॉकडाउन, इन सब चीज़ों की वजह से बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ी। दैट इज़ वाई आज के टाइम पर स्टेप उठाना पड़ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब्स अभी क्रिएट की गई हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज़ और मेंशन की जाती है, ये तो जो बात की हम लोगों ने ये करी है 10 लाख जॉब्स की, उसके अलावा भी एक और स्कीम की चर्चा कर ली गई है कल ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कल यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया अग्निपथ स्कीम का। अब अग्निपथ स्कीम में क्या होने वाला है, 17.5 से जो 21 साल के यहाँ पर युवक देखने को मिलेंगे वो जाकर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस स्कीम के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जिसके बेसिस पर थंबनेल भी लगा हुआ है। आगे इस स्कीम को डिटेल से कवर किया है तो उस आर्टिकल पर आएंगे हम लोग, तब डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी छोटा सा ही अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर दिया गया है। अब क्या मेंशन किया गया, देखो जो जॉब्स मिलेंगी वो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर होने वाली हैं। खासकर अगर हम लोग देखें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, जैसे कि यूपीएससी हो गया, देन उसके बाद एसएससी हो गया, देन उसके बाद यहाँ पर रेलवे की जॉब्स हो गई, देन उसके बाद में यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बैंक की जॉब्स हो गई। उन जॉब्स के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हो कि आपकी बार जो वैकेंसीज़ वगैरह हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। आने वाले 18 महीनों के अंदर इन सभी चीज़ों के अंदर वैकेंसीज़ इंक्रीज़ होंगी। तो अब क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पर कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, वैकेंसीज़ काफ़ी सारी लेकर आई गई हैं और दिक्कत ये रही है कि वो वैकेंसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, यानी कि उनको भर नहीं पाए, उनको फिल नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम ये रहने वाली है कि वैकेंसी वो फिल हो पाती है नहीं हो पाती है, ये देखने वाली बात है। बट अभी जॉब्स का अनाउंसमेंट है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए, आप लोग यहाँ पर इतना ही ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पर बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर एडिटोरियल्स पब्लिश होंगे और एक बेसिक क्लियर रहेगा, यानी न्यूज़ पता रहेगी तो आप एडिटोरियल का जो कॉन्टेक्स्ट है प्लस उसका एनालिसिस होगा, ऑथर का जो व्यू होगा वो आप आराम से समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद बराबर में एक और आर्टिकल दे रखा है, ये बात करता है WPI इन्फ्लेशन के बारे में। कल हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, आज होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मई के महीने में, अभी हम जून के महीने में, ध्यान रखना पिछले महीने का डेटा है,
पिछले महीने जो WPI इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये बढ़ चुका है। होलसेल लेवल पर इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिला 15.9% का, और अप्रैल के महीने में ये था 15.1%, तो थोड़ा सा बढ़ गया है मई के महीने में, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है ना। बस ये छोटा सा आर्टिकल था। अब आपको पता होगा कल ही मैंने आप लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें समझाई हैं। अब मैं फिर से इसको कवर करने लगूंगा तो 10 मिनट और लगेंगे। तो आप लोग मेरी हेल्प के लिए और अपनी खुद के हेल्प के लिए क्या कर सकते हो, कल का ही वीडियो है, ढूंढने में कोई परेशानी होगी नहीं आपको। बिल्कुल जैसे ही चैनल पर जाओगे कल का वीडियो मिल जाएगा। और फर्स्ट आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल मैंने यहाँ पर इसी इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस किया है। वहाँ पे मैंने आपको WPI, CPI, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या होता है, सारा स्टैटिक पोर्शन कवर किया है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार जाकर देख लेना उस वाले को। अगर फिर भी यहाँ पर नहीं देखते हो तो मुझे बता देना, कोई और प्रॉब्लम होती है नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, उसको मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आते हैं फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। बेसिकली स्कीम जो है मुझे तो काफ़ी पसंद आई है पर्सनली, अगर मैं बताऊँ तो। अभी देखो स्कीम के अंदर क्या क्या मेंशन किया है कि मैं आपको बताता हूँ। डिफेंस मिनिस्टर ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर आज के टाइम पर राजनाथ सिंह जी हैं, इन्होंने मेंशन किया कि भाई अग्निपथ स्कीम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, यानी कि हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए क्या करने वाले हैं, हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे, लोगों को हायर करेंगे। और आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो हायर किया जाएगा उसके लिए एक पर्टिकुलर एज डिफाइन कर दी गई है। वो एज कितनी है, 17.5 से 21। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सभी लोग लिए नहीं है। 17.5 से लेकर 21 ईयर्स के बीच में यहाँ पर जो भी लोग हैं वो यहाँ पर इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, वो यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली जो हमारी डिफेंस फोर्सेस की जो भी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ पे आराम से अप्लाई किया जा सकता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इसकी प्लानिंग अब देखो यह है कि यहाँ पे सब कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह स्टार्ट कर दिया जाएगा। 90 दिन बाद यहाँ पर स्टार्टिंग वगैरह हो जाएगी, इसलिए हम लोग 90 दिन के अंदर शुरुआत कर देंगे। उसके बाद 46,000 यंग मैन एंड वेमेन को हम लोग रिक्रूट करने वाले हैं। ये हमारी एक प्लानिंग रहने वाली है इसके अंदर। अब जिसको भी रिक्रूट किया जाएगा उसको हम लोग अग्निवीर के नाम से जानेंगे। ध्यान रखना, अग्निपथ स्कीम का नाम है और अग्निवीर के नाम से यहाँ पर उन लोगों को हम लोग जानेंगे जो कि यहाँ पर इस स्कीम के अंदर वर्क करने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, यहाँ पर अग्निवीर नाम दिया गया है। अब देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि मान लो अब यहाँ पर किसी व्यक्ति को रिक्रूटमेंट मिला, मतलब किसी व्यक्ति ने यहाँ पर आप कह सकते हो अप्लाई किया इसके लिए और व्यक्ति वो सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, उस व्यक्ति को आर्म्ड फोर्स के लिए सर्व करना होगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है ये आती है कि पूरे मतलब आप कह सकते हो लंबे समय के लिए वो सर्व करना है, नहीं। 17.5 से 21 साल के बीच में अगर कोई यहाँ पे युवक है तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन 4 साल के लिए सर्व कर सकता है बस। इस स्कीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 साल का टेन्योर रखा गया है, 4 साल तक वो सर्व कर सकता है। 4 साल बाद यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो वो आगे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 4 साल तक अभी फिलहाल सर्विस दी गई है इस अग्निपथ स्कीम के अंदर में। अब कितना कितना अमाउंट मिलेगा, तो बोला गया है कि देखो फर्स्ट ईयर के अंदर जो भी अग्निवीर होंगे उनका जो पैकेज होगा एनुअली वो 4.76 लाख के आसपास होगा। उसके बाद यहाँ पर ये बढ़ता बढ़ता चौथे साल में 6.92 लाख पर ईयर के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये कोई मतलब कम अमाउंट नहीं है, आप कह सकते हो ठीक ठाक फिर भी अमाउंट ये देखने को मिलता है, एक अच्छा अमाउंट देखने को मिलता है ये वाला, है ना। फिर उसके बाद मेंशन किया गया जब 4 साल के बाद में वो व्यक्ति जब इस स्कीम के अंदर में सब कुछ पूरा कर लेगा, देन जब वहाँ से हटेगा या फिर आप कह सकते हो तो वहाँ से जब इस स्कीम को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, अपनी सर्विस को कंप्लीट कर लेगा, तो उसको यहाँ पे 11.71 लाख रुपीज़ भी दी जाएंगे। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। तो आप भले यहाँ पर सर्विस दे रहे हो, सर्विस ख़त्म करने के बाद भी ये अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं इस अग्निपथ स्कीम के अंदर में। और इनफैक्ट हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वेबसाइट पर ये चीज़ें अपलोड भी हो चुकी हैं। जो भी इंटरेस्ट है, मतलब जिसको भी इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज़ के अंदर, वो जाकर एक बार प्लीज़ चेकआउट करें। ठीक है, हम लोग की तो एज नहीं है इतनी, यहाँ पर 17.5 से लेकर 21 की एज चाहिए, उसके बेसिस पर यहाँ पे हो सकता है काम। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि देखो इसके लिए कितना कितना पैसा खर्च जाएगा, वो यहाँ पर मतलब बताया गया कितना यहाँ पर पैसा लगने वाला है, कितना हम लोग यहाँ पर कैपिटल एलोकेशन करने वाले हैं, कितना रेवेन्यू के तौर पर पैसा देने वाले हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अग्निपथ स्कीम को समझना था, ये आप लोगों ने समझ लिया। क्लियर हुआ। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखो ऑल इंडिया ऑल क्लास, इंडिया में किसी भी क्लास का कोई भी व्यक्ति है, सब लोग यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। एज क्या रहने वाली है वो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे मेडिकल और फिजिकल फिटनेस रहना चाहिए, उसके बेसिस पर यहाँ पर इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।
इतना क्लियर हो गया तो वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना, क्योंकि कल मैं कहना भूल गया तो आप लोगों ने लाइक भी नहीं किया वीडियो को। तो एक याद दिला देता हूँ मैं, तो कि आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट कर सको। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग वीडियो पर ज़्यादा कॉमेंट करोगे, लाइक करोगे तो वीडियो यहाँ पर आगे बढ़ता है। देन साथ ही साथ आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। देखो, आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो आप लोग जाकर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, आपको ये वाली प्रोफाइल मिलेगी, वहाँ पे जाके कनेक्ट होना। बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर कुछ दिनों में, जब से मैंने यहाँ पर बोलना चालू हुआ है कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर मैंने आपको ये प्रोफाइल के बारे में बताया है, तब से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज पूछी हैं। डेफिनेटली रिप्लाई थोड़ा सा लेट आ सकता है, लेकिन रिप्लाई आप सभी लोगों का आएगा और सभी लोगों का रिप्लाई मैंने दिया है। जो भी क्वेरीज़ हैं आप लोग वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है ये वाला, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से। इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं आज, सारे आर्टिकल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर ही हैं क्या। यहाँ पे बात की गई है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है यानी बेरोज़गारी, ये थोड़ी सी कम हुई है, डिक्रीज़ हुई है, ऐसा खुद जो लेबर फोर्स सर्वे है इसके लेटेस्ट डेटा ने बताया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो अब की बार थोड़ा सा कम हुआ, लगभग यहाँ पर मेंशन किया गया 4.2% तक पहुँचा है। यही डेटा यहाँ पे 2019-20 में 4.8% था, तो 2020-21 के अंदर ये 4.2% हुआ, यानी कि थोड़ा सा जो बेरोज़गारी है वो कम हुई है। ऐसा किसने पब्लिश किया है, ध्यान रखना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने यहाँ पर इसको पब्लिश किया है, इस डेटा को रिलीज़ किया है। और ध्यान रखना, जो ये PLFS है, ये जो सर्वे है, ये कौन रिलीज़ करता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। इस सर्वे को रिलीज़ करने वाली बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर हो गया। अब 4.2% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप कह सकते हो, ये एक तरीके से मतलब डिक्रीज़ हुआ है। तो उसके बाद ये हमने डिस्कस किया। देन उसके बाद यहाँ पे रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच में कंपैरिजन किया गया है, रूरल एरियाज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, अर्बन एरियाज़ के अंदर कितना है, फिर उसका यहाँ पर ओवरऑल डेटा बताया गया है। अगेन ये चीज़ें आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली हैं, आप लोग एक ओवरऑल डेटा रखो याद, जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा और इतना डेटा पूछा भी नहीं जाएगा, तो अलग अलग डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट बड़ा सा डेटा है कि यहाँ ओवरऑल डेटा कितना है, उसको ही आप लोग बस खाली ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, जो कि आप लोग को इस वाली हेडलाइन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो हेडलाइन मैंने भी आप लोग को एक्सप्लेन करी है कि साल 2020-21 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% पहुँचा, जो कि साल 2019-20 में 4.8% के आसपास था, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आ जाती हैं। ये तो हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, इसके अलग अलग आपको प्रकार देखने को मिलते हैं, खासकर अनएम्प्लॉयमेंट के, और इसको लेकर यूपीएससी पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें जानना। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी पता है, अब लिखना कैसे है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखित में प्रोवाइड करवा दी हैं। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो प्रॉपरली डिफाइन करने वाली बॉडी है वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, NSSO इस बॉडी का नाम है। अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जब एक व्यक्ति यहाँ पे रोज़गार ढूंढ रहा हो, लेकिन यहाँ पर उसको कोई नौकरी मिल नहीं रही है, तो उसी को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की एक कंडीशन बोलते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी बुरा माना जाता है। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और हम लोगों ने रिसेंटली कवर भी किया था। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, देखो ये बेसिकली एक ऐसा प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है जिसके अंदर जो लोग हैं उन्हें पता नहीं चल रहा, फिर भी आप कह सकते हो कि जो लोग हैं वो एक तरीके से छुपे हुए हैं और वो बेरोज़गारी में हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है खासकर आपको एग्रीकल्चर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। मान लो ये एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ये एक ज़मीन है जहाँ पर फसल उगाई जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 लोग की, ठीक है ना। सिर्फ 5 लोग मिलकर यहाँ पे अच्छा खासा काम कर सकते हैं। 5 लोग मिलकर भी उतना काम करेंगे और बिल्कुल उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना 8 लोग कर रहे हैं, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 8 लोग काम कर रहे हैं, ये काम 5 लोगों में भी हो जाता। तो यहाँ पे जो 3 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ये जो एक्स्ट्रा 3 लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना काम 5 लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन 5 लोगों में भी उतना ही हो रहा है और 3 लोग को ऐड कर दो तो उतना ही हो रहा है। इससे सिचुएशन और बेकार हो गई, इन 3 लोगों को भी सैलरी देने पड़ रही है और साथ ही साथ आप कह सकते हो यहाँ पर इन 3 लोगों को जब सैलरी देंगे तो इनको भी यहाँ पर मतलब जो 5 लोग हैं इनकी सैलरी में भी थोड़ा बहुत कट डाउन करके हम लोग इन तीनों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना इसके बारे में। एग्रीकल्चरल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार होता है वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी यहाँ पर एक ऐसी बेरोज़गारी है
जो कि सीज़न वाइज आती है, खासकर एग्रीकल्चर के अंदर भी देखने को मिलती है। अब क्या है, एक फसल हर साल लगा नहीं सकते, बदलना पड़ता है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था, एक शॉप है, वैसे आजकल के टाइम पर चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे मान लो एक शॉप है और वो सामान बेचते हैं किस चीज़ का, एसी कूलर, अभी गर्मी का समय चल रहा है तो एसी कूलर वगैरह ये सारी चीज़ें बेची जाती हैं वहाँ पर उस शॉप पर, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ठंडियाँ आ गई। वैसे अब के टाइम पर जो शॉप्स है वो सारा सामान रखते हैं विंटर के लिए भी और समर्स के लिए भी, लेकिन अब क्या होगा, समझ लो उसके पास सिर्फ और सिर्फ समर के हिसाब से सारा सामान देखने को मिलेगा। अब विंटर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, तो वो सामान तो बिकेगा नहीं, है ना। तो क्या हुआ, उस समय पर वो बेरोज़गार रहेगा। तो बेसिकली सीज़न वाइज आप कह सकते हो ये अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जिसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद एक अनएम्प्लॉयमेंट रहता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या होता है, लोगों की जो जॉब है वो जाने लगती हैं। क्यों? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव आता है। आज के टाइम तो देखो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के बेसिस पर लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग भी यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की जॉब गई हैं, इनफैक्ट इंडिया के अंदर, दुनिया भर के अंदर भी, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली है। अब टेक्नोलॉजी बदलती है तो समय के साथ में अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर एक प्रॉब्लम के तौर पर देखी जा रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, इसको यहाँ पर जानो। देखो मान लो यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, उसने एक तरफ से अपनी नौकरी को छोड़ा। अब नौकरी को छोड़ा तो दूसरी नौकरी ज्वाइन करेगा, तो एक नौकरी छोड़ दी, दूसरी नौकरी को ज्वाइन करने जा रहा है, एकदम तो मिली नहीं, तो इसके बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। फिर उसके बाद आता है वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर जो लोग हैं इनफॉर्मली काम कर रहे हैं, जिनका कोई भी प्रॉपर जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि आप देख पाओगे कोई भी बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहा है, कुछ नहीं पता आज नौकरी है या नहीं है ना, कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी यहाँ पर एक वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इसी प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिल चुकी है। ये वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट है। इस प्रकार का रोज़गार यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, जहाँ पर कोई भी मतलब परमानेंसी नहीं है जॉब को लेकर, एक कोई भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी यहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, कभी भी जॉब जा सकती है। क्लियर हो गया। अब ये इतनी सारी बेरोज़गारी हो रही है इंडिया के अंदर में, उसको लेकर क्या क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहला सोशल फैक्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सोशल फैक्टर के बाद यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज़ हैं, है ना, उनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो क्या करेंगे, वो अपने घर से ही लोगों को यहाँ पर उन बिजनेसेस के अंदर बढ़ाते हुए ले जाएंगे। इसमें यहाँ पर बाहर वाले लोगों को कोई मौका मिलता नहीं है। देन उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो दूसरा, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर एक बेरोज़गारी देखने को मिल रही है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर अभी भी यहाँ पर जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहीं पर काम करते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर भारत के अंदर एक अंडर डेवलप्ड देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से भी काफ़ी सारी बेरोज़गारी क्रिएट होती है। ये भी एक कारण आपको देखने को मिलेगा। एक कारण आता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि आज के टाइम पर इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनका एक फैमिली अटैचमेंट है ना। अब फैमिली अटैचमेंट की वजह से कोई कहीं बाहर जा नहीं पाते, अब बाहर नहीं जा पाते तो इसकी वजह से यहाँ पर कोई प्रॉपर जॉब वगैरह यहाँ पर हो नहीं पाती है, यानी कि इमोबिलिटी देखने को मिलती है, वो कहीं से कहीं तक जॉब के लिए ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद में एक और सबसे बड़ा कारण है, कारण यह है एजुकेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होना, ठीक है, डिफेक्ट्स होना एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो स्किल्स है वो डेवलप हो नहीं पाती हैं। और समय के साथ स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समय के साथ चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समय आगे निकल गया, आप पीछे रह गए, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। उसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हम लोग को अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। अब यहाँ पर देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा था, 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, यानी कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद ऑप्शन बी, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट अवेलेबल। ऑप्शन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ ज़ीरो। या फिर ऑप्शन डी, प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इज़ लो। तो यहाँ पर क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया ना कि 8 लोग काम कर रहे हैं, जबकि 5 लोग भी कर सकते थे, तो वो जो 3 लोग हैं वो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो बेसिकली ज़ीरो ही रहने वाली है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। आगे आते हैं। देन अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक नया प्लान है जम्बूस को बचाने के लिए, यानी एलिफेंट्स को बचाने के लिए। अब एलिफेंट्स मर क्यों रहे हैं, देखो बहुत सारे एलिफेंट्स की जान गई है। लगभग डेटा ये बोलता है 186 एलिफेंट्स की यहाँ पर पिछले 10 सालों में जान गई है,
कारण यह है कि उनका जो टक्कर है वो ट्रेन से हुई है, तो ट्रेन के हिट होने की वजह से इन एलिफेंट्स की जान गई। तो अब यहाँ पर एक सोल्यूशन लेने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेथ है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 10 सालों में 186 एलिफेंट्स की ऑफिशियली यहाँ पर जान गई है ट्रेन से टकरा कर। ये कोई यहाँ पर छोटा डेटा नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर एक काम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो डेथ आपको देखने को मिलेंगी वो आपको असम, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब देखो मेंशन ये किया जाता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक अंडरपास बना सकते हैं या एक ब्रिज बना सकते हैं, कुछ चीज़ें बना सकते हैं, एलिफेंट पासेस बना सकते हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि एलिफेंट आराम से गुजर सके। लेकिन ये काम किए जा रहे हैं, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा है। तो फोकस किया जाएगा कि ट्रेन के बराबर में, यानी पटरी के बराबर में, ट्रैक के बराबर में एक हम लोग एक तरीके से पाथ भी बना सके, एक लंबा सा रास्ता बना सके जहाँ पर हाथी चले वो इस पटरी को क्रॉस ना करे। या फिर यहाँ पर बोला गया कि देखो अभी एक और कंसर्ट बहुत सारे देखने को मिलता है, हालांकि ये जो एरिया काफ़ी साफ दिख रहा है, काफ़ी सारी जगह पर आप देख पाओगे जो ट्रैक है वहाँ के आसपास जो झाड़ियाँ वगैरह है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर ड्राइवर को कुछ नज़र आता नहीं है। वहाँ पे जो लोकोमोटिव पायलट्स होते हैं, यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं, वो सही से एलिफेंट्स को आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, उन झाड़ियों की प्रॉपर तरीके से मतलब उसकी कटाई करनी है, उसको साफ़ करना है टाइम टू टाइम। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो लोकोमोटिव पायलट्स होने वाले हैं, यानी कि जो ट्रेन चलाते हैं, उनको यहाँ पे बताना है एलिफेंट कॉरिडोर्स के बारे में। प्लस जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो सेंसिटाइज करना है रेगुलर बेसिस पर। और जो वेजिटेशन है आसपास, मैंने आपको बताया झाड़ियाँ हैं, वो साफ़ करनी है। तो कुछ स्टेप्स यहाँ पर उठाए जाएंगे ताकि हम लोग इन एलिफेंट्स की जो जान है उसको बचा सकें, क्योंकि ये दिक्कत लगातार बढ़ रही है, जिसको लेकर हम लोग पहले भी काफ़ी आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका है। बाकी एलिफेंट्स को लेकर कुछ डेटा ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार से आर्टिकल लगातार चर्चा में रहता है और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है इसके स्टैटिक पोर्शन से। तो इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है आपको कवर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एलिफेंट्स की डेथ को लेकर यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोगों ने एक कमेटी वगैरह का गठन भी किया हुआ है कि हम लोग एलिफेंट्स को बचाएंगे। उसके लिए एक प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी लेकर आया गया था। 1992 में इस एलिफेंट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग इन एलिफेंट्स को बचा सकें, एक फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट दे सकें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, ठीक है, ताकि वो इन एलिफेंट्स की जान बचाएं। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव ये था एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट करना, इनका जो हैबिटेट है जहाँ पर ये रह रहे हैं उस एरिया को प्रोटेक्शन मिलना, इनके कॉरिडोर्स को प्रोटेक्शन देना, प्लस मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकना। ये सारे यहाँ पर फोकस था इस प्रोजेक्ट एलिफेंट का। आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ डिटेल से कि यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अभी आपको पता होगा एलिफेंट एक चीज़ की वजह से और चर्चा में थे, क्योंकि एलिफेंट के सेंसस को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना एलिफेंट का सेंसस जो होता है, अभी 2017 में लास्ट सेंसस हुआ था, यानी जनगणना हुई थी, तो उसके बेसिस पर एलिफेंट्स की कितनी पॉपुलेशन है वो हमने पता लगाया था। जो लास्ट सेंसस था 2017 का, उसमें कर्नाटका यहाँ पर एक हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स रखने वाला स्टेट निकला, यानी कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा हाथी पाए गए। उसके बाद असम, देन उसके बाद केरला। ये कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग। क्लियर हुआ। अब जब हम लोग बात करते हैं एलिफेंट्स की, तो एलिफेंट्स आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। एक होता है एशियन एलिफेंट और दूसरा होता है हमारा अफ्रीकन एलिफेंट। ये ध्यान रखना है। और एलिफेंट्स ही एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें वो मतलब क्या होता है, तो देखो एलिफेंट्स अगर हम लोग बात करें तो इसका एक लॉन्ग जेस्टेशनल पीरियड होता है, यानी कि यहाँ पर एलिफेंट जो एक बच्चे को जन्म देता है उसका जो पीरियड लगभग 22 महीने का होता है। प्लस एक जो फीमेल है, यानी कि एक फीमेल एलिफेंट जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हो हर 4 से 5 साल के अंदर एक बच्चे को जन्म दे सकती है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये बोलता है कि जो भी एलिफेंट का हाथियों का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को यहाँ पे कौन लीड करता है, उस ग्रुप का लीडर होती है महिला एलिफेंट। ठीक है, ध्यान रखना फीमेल एलिफेंट उसको लीड करती है। ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया कि जो एलिफेंट है ये आपको दो प्रकार के देखने को मिल जाएंगे, एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट। उसको जानने से पहले 2-4 बातें और जाननी है। जब हम लोग बात करते हैं एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट की, तो नाम से ही पता चल रहा है एक एलिफेंट एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, दूसरा अफ्रीका के अंदर। एशियन एलिफेंट की अपने आप में 3 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? एक इंडियन, एक सुमत्रन और एक श्रीलंकन। ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है।
और बाकी मैंने आपको बताया एलिफेंट का जो ग्रुप होता है उसको यहाँ पर लीड किया जाता है एक फीमेल मेंबर के थ्रू। उसके बाद जेस्टेशनल पीरियड मैंने आपको बताया, जो प्रेगनेंसी पीरियड है काफ़ी लंबा होता है, 22 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है। प्लस ये भी ध्यान रखना कि जो एक फ़ीमेल एलिफेंट होती है वो 14 से 45, ध्यान रखना 14 से 45 के बीच में यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे सकती है। यानी कि 14 साल की फीमेल एलिफेंट है, अगर वो 45 साल तक अगर वो फीमेल एलिफेंट हो जाती है 45 साल तक, तब भी यहाँ पर वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इसका ये एक बच्चे को जन्म देने का जो पीरियड है ये भी यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाता है। क्लियर हुआ। बाकी एशियन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से 40,000 के आसपास देखने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे यार ये क्या बता रहा है, मतलब कि ये डेटा चलो सही है लेकिन क्या हमारे कुछ काम का डेटा है ये, मतलब क्या होगा इससे, आप लोग यही सोच रहे होंगे। लेकिन चलो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ। चीज़ ये है कि यूपीएससी 2020 के अंदर, 22 नहीं इसको 2020 करना, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर इसको देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन ये बोलता है, इनफैक्ट दूसरा ही क्वेश्चन था ये, विद रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इंडियन एलिफेंट्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया इंडियन एलिफेंट्स कौन सी वाली हैं, एशियन एलिफेंट। एशियन एलिफेंट की 3 प्रजातियाँ हैं, है ना, अभी हमने डिस्कस किया था। तो इंडियन एलिफेंट्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला स्टेटमेंट, जो लीडर होता है एलिफेंट ग्रुप का वो फीमेल होता है, करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा। दूसरा स्टेटमेंट, जो मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड होता है यानी कि प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है फीमेल एलिफेंट का वो 22 महीने का होता है, करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा। तीसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि जो एक एलिफेंट है वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक बच्चे को जन्म दे सकती है सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक। ये तो गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा 14 से 45 साल तक तो एग्जैक्टली यहाँ पर कोई फीमेल एलिफेंट बच्चे को जन्म दे सकती है। फिर यहाँ पर एक और स्टेटमेंट आता है, अमंग द स्टेट्स, यानी इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं इन राज्यों में से सबसे ज़्यादा एलिफेंट की जो सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट की जनसंख्या है वो केरला के अंदर पाई जाती है। आप कहोगे ये भी गलत है क्योंकि अभी आपने बताया था 2017 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताया ये जाता है कि कर्नाटका के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो चारों स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट हुए, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ जो भी कवर कर रहे हो वो आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम मैंने लगा कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर आपके सामने ये चीज़ें रखता हूँ। यहाँ पे एक आर्टिकल, एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में डिफरेंस अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, है ना। तो एशियन एलिफेंट की 3 सब प्रजातियाँ होती हैं, जैसे इंडियन, सुमत्रन, श्रीलंकन हमने डिस्कस किया। दुनिया भर में एशियन एलिफेंट की जनसंख्या 20,000 से 40,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, डिस्कस कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कोई भी जानवर आप लोग पढ़ते हो अगर चर्चा में आता है तो उसका IUCN स्टेटस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइट स्टेटस ये पढ़ लिया करो। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, यानी जनसंख्या खतरे में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हो अगर हम लोग किसी भी जानवर को इस एक्ट के शेड्यूल 1 में डालते हैं तो उसको यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की जाती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपको ये 6 शेड्यूल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात की जाती है कि उनको अगर कोई शेड्यूल 1 में है तो एक प्रोटेक्शन दिया जाए इनको, अगर कोई इनकी हंटिंग करता है तो क्या किया जाए, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाए। उसी प्रकार से जो साइट्स है, साइट्स का जो स्टेटस है इसमें अपेंडिक्स 1 के अंदर एशियन एलिफेंट को रखा गया है। अपेंडिक्स 1 ये बोलता है कि भाई इंटरनेशनल जो व्यापार वगैरह है उसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। साइट्स क्या है, तो यह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि ये एक तरीके से प्लांट और एनिमल कोई भी एंडेंजर्ड कैटेगरी का है तो उसके लिए यहाँ पर 3 लिस्ट तैयार करता है, अपेंडिक्स 1, 2, 3। तो अभी हम लोग 2 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पर प्रजाति अपेंडिक्स 2 के अंदर डाली जाती है तो उसके इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, एक प्रोटेक्शन यहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ को दी जाएगी। उसके बाद अफ्रीकन एलिफेंट आते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट की 2 प्रजातियाँ मिलती हैं, ऊपर वाले की 3 हैं, अफ्रीकन एलिफेंट की 2 प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी, यहाँ पर सवाना और साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो एक होता है अफ्रीकन एलिफेंट, सवाना और फॉरेस्ट एलिफेंट। इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो 4 लाख के आसपास है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है। अगेन यहाँ पर इनकी जनसंख्या खतरे में आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है ना। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिल चुकी है इस पूरे आर्टिकल से और डिटेल्स में आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को समझ लिया है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना, IUCN स्टेटस वगैरह ध्यान रखा करो, ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इनका, क्योंकि ऐसा यूपीएससी ने साल 2012 में क्वेश्चन पूछा था, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन के अंदर भरपूर मात्रा में सारे जानवरों के नाम दिए गए, ठीक है। मतलब ये जानवर वही होंगे जो उस समय चर्चा में होंगे। और पूछा गया इनमें से बताओ कौन सा एंडेंजर्ड स्पीशी है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एशियन एलिफेंट एंडेंजर्ड स्पीशी है, चर्चा में है, तो आप लोगों को इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नोट डाउन कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, यूपीएससी ने पहले पूछा है।
तो आप कहोगे बहुत पुराना क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं। 2008 में टी बोर्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में फिर से पूछा गया है। आप लोग एक बार चेक करना, मैंने आपके साथ में इसका डिस्कशन किया है थोड़े दिनों पहले। तो क्वेश्चन काफ़ी डायरेक्टली रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना, पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है, इसी वजह से हम लोग उसको अनप्रिडिक्टेबल बोलते हैं। हर तरीके से तैयार करके चलो चीज़ों को। बाकी एलिफेंट्स की जनसंख्या को काफ़ी बड़ा थ्रेट, दिक्कत क्या है, परेशानी है कि भाई इनकी पोचिंग करना, यानी कि हंटिंग वगैरह भी हो रही है, व्यापार हो रहा है, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो साथ साथ जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर एलिफेंट को आज के टाइम पर फेस करनी पड़ रही है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए, काफ़ी सारे कदम उठाए इन एलिफेंट्स की जनसंख्या को बचाने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो भी पोचर्स या किलर्स हैं जो मार रहे हैं एलिफेंट को, उनको अरेस्ट करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स लेकर आए गए। साथ ही साथ मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं वहाँ पे बैरिकेड बनाया गया, ताकि एलिफेंट अपने एरिया से बाहर ना निकल पाए। बाहर निकलेगा तो इंसान के साथ में यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्लस एलिफेंट्स को मॉनिटर करने के लिए एक प्रोग्राम को चलाया गया जिसका नाम है माइक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट करके एक माइक प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था, जो कि मॉनिटर करता है एलिफेंट की संख्या को, प्लस यहाँ पर इलीगल किलिंग को रोकने का काम करता है, ये ध्यान रखना। और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया ताकि प्रोजेक्ट की एलिफेंट की जनसंख्या को बचा सकें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये जो माइक प्रोग्राम है किससे संबंधित है, ऐसे भी क्वेश्चन भी बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, 2017 में ये क्वेश्चन बना था एम स्ट्राइप करके। जो टर्म है एम स्ट्राइप, ये उस समय न्यूज़ में थी। तो एम स्ट्राइप यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती है, ऐसा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है कैप्टिव ऑफ ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, या टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, इंडिजीनियस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये एक, या फिर एक सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है, टाइगर रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए इस एम स्ट्राइप प्रोग्राम को चलाया गया था, ठीक है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर, ये इसको हम लोग एम स्ट्राइप के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ध्यान रख रहे हैं इसके बारे में, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें डिटेल से रखी हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो बात क्या है, देखो वो बात यह है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करवाई, यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पिक्चर्स प्लस डेटा अलग अलग दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको PDF में दे दी जाती हैं। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, टाइप कर लेना दीपक यादव एजुकेशन, वहाँ पे आप PDF डाउनलोड करना, और PDF के अंदर सारी इंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में, ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का सिंबल आपको PDF में मिलेगा हर एक आर्टिकल के बराबर में। इसको ओपन करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबेट। तो ऐप डाउनलोड कर लोगे तो इसकी मदद से यहाँ पर ये जो सिंबल है ये ओपन हो जाएगा, या फिर WPS ऑफिस से भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके जहाँ पर भी डिजिटल नोट्स बनाना चाहो या जैसे भी करना चाहो आप लोग कर सकते हो, जिसमें भी आप लोग कंफर्टेबल हो। क्लियर हुआ। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है ASI यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बारे में। तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं जी किशन रेड्डी साहब, इन्होंने यहाँ पर मंगलवार को बोला है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये अभी काम कर रहा है अपने एक एक्ट को चेंज करने के लिए, यानी एक एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। वो एक्ट कौन सा है, वो है 1958 का एक्ट है, जिसका नाम एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसके अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे, चेंजेस क्या किए जाएंगे अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी यहाँ पर लोगों से राय मांगी जाएगी, उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो रिपोर्ट है ये आने वाले टाइम पर पब्लिश की जाएगी, तो उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी यहाँ पर एक एक्ट के अंदर बदलाव हो रहा है, इतना बस आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर ASI एक्ट है यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्ट है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, यानी कुछ चेंजेस वगैरह किए जाएंगे, एज बेसिस पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। प्लस हमें बोला गया इस पूरे एक्ट को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पीपल फ्रेंडली बनाने वाले हैं, और इनका मेजर फोकस होने वाला है मॉन्यूमेंट्स वगैरह के ऊपर। मॉन्यूमेंट्स वगैरह को एक तरीके से और ज़्यादा हार्ड प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है हमारे मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, हमारे मॉन्यूमेंट्स को बचाना, ठीक है ना। तो आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लो, क्योंकि जब कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी हमारे सामने तब डिस्कस करेंगे, अभी कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो सिर्फ टू द पॉइंट बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब चर्चा की जाती है तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज़ के लिए काम करता है, कुछ रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, कहीं पर खुदाई चल रही है एक्सकेवेशन करने के लिए, पुराने ज़माने की चीज़ें जो मिलती हैं, आपने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये सारी चीज़ें जहाँ पे हम लोग को पुरानी पॉटरीज़, ये जो मटके शटके मिले हम लोग को पुराने, ये सब काम किसने किया है, ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है।
अब इन सारी पावर्स के अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में एक काम और होता है, वो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देने का वर्क करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सबसे पहली बार फाउंड किया गया था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के थ्रू, जो कि यहाँ पर पहले डायरेक्टर जनरल भी बने थे इसके। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर साल 2004 में पूछा। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अटैच्ड ऑफिस है, लेकिन ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो आप लोग नीचे ऑप्शन देख पाओगे, कल्चर, टूरिज्म, साइंस एंड टेक या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर इसका हो गया ए, कल्चर। ठीक है, आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। बेसिकली फोकस किया जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हम लोग टूरिज्म सेक्टर के अंदर थोड़ा और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे 2000 के आसपास मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सारे वहाँ पे एक फ्लैग, नेशनल फ्लैग लगाया जाएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे पर। वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। इसको लेकर आर्टिकल आएगा आगे, तो बिल्कुल हम लोग आगे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, एक स्टडी कंडक्ट की गई है और ये स्टडी करी है हेल्पेज इंडिया ने। इन्होंने ये दिखाया कि बहुत सारे जो एल्डर पीपल हैं, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग एग्जैक्टली कह सकते हो, वो बुज़ुर्ग लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जैसे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के थ्रू, प्लस यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो एक नेशनल सर्वे को कैरी आउट किया गया, किसके थ्रू, हेल्पेज इंडिया के थ्रू। इन्होंने ये दिखाया 47% के आसपास जो एल्डरली पीपल हैं ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है अपनी फैमिलीज़ के ऊपर, ठीक है, यानी कि उनको कुछ पैसा वगैरह चाहिए होता है, तो यहाँ पर फैमिलीज़ के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट आपको देखने को मिल पाएंगे। और 34% के आसपास अपने पेंशन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर डेटा बोलता है। और 40% के आसपास यहाँ पे लोग हैं जो कि चाहते हैं जाके मैं काम करूँ कहीं पर, ठीक है, उनके यहाँ पर इस प्रकार से मजबूरी है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को जोर देने की आवश्यकता है। ये सीनियर सिटीज़न को एक सोशल सिक्योरिटी देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये लोग आप कह सकते हो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है, तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली बॉडी है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेक्रेटरी आर सुब्रमण्यम साहब ने यहाँ पर इसको रिलीज़ किया। और कब रिलीज़ किया, तो कल रिलीज़ किया। कल क्या था, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, सॉरी आज है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। तो आप लोग ध्यान रखना, इस दिन पर इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। और यहाँ पे देखो फोकस ये किया जा रहा है कि ये सर्वे किस बेसिस पर कंडक्ट किया गया। ये सर्वे बेस्ड है हमारी NGOs के ऊपर, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। वहाँ पे 5-6 हज़ार सीनियर सिटीजन्स का सर्वे किया गया, बहुत सारे और सिटीजन्स का सर्वे किया गया। उसी सर्वे के बेसिस पर हम लोग ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर ये पता चलता है कि भाई काफ़ी सारे एल्डर पीपल हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। 52% के आसपास एल्डरली पीपल आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास एक प्रॉपर एडिक्वेट इनकम नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ पर प्रॉपर इनकम का सोर्स नहीं है। 40% यहाँ पर बोलते हैं कि भाई हम लोग फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है। और 57% ये बोलते हैं कि उनका कमाई से ज़्यादा खर्चा है। 45% ये बोलते हैं कि उनकी जो पेंशन मिल रही है वो कोई प्रॉपर इनफ पेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये सर्वे ने बताया कि देखो जो 71% के आसपास हमारे सीनियर सिटीजन से कहीं काम नहीं कर रहे हैं, जिसमें से 36% चाहते हैं कि वो काम करें, उनकी क्षमता है काम करने की, वो यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग काम करें। 40% के आसपास यहाँ पर चाहते हैं कि हम लोग जितना पॉसिबल हो सके उतना काम करें। प्लस 30% के आसपास जो एल्डर्स पीपल हैं वो यहाँ पर आप कह सकते हो वो भी चाहते हैं अपना काम करने के लिए। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास पैसा ना होने की वजह से, एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी की वजह से, उन लोगों को यहाँ पर एक तरीके से उनकी जो सोच बनी पड़ी है कि हाँ मुझे ये काम करना है, इसके थ्रू यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर मैं सॉल्व कर पाऊँगा। तो एल्डरली पीपल के बीच में, यानी कि आपसे क्वेश्चन बने कि हाँ एल्डर पीपल को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो उसमें आप लोग इस डेटा को इंक्लूड कर सकते हो। ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं, एडिटोरियल्स आते रहते हैं, तो यहाँ से आप लोग सिर्फ 4-5 पॉइंट निकाल के लिख सकते हो, अदरवाइज़ पूरा आर्टिकल चेपने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खबर भी आई है। ये तो आप कह सकते हो सब कुछ सैड न्यूज़ है, ये बुरी खबर है। अब अच्छी खबर क्या है, गुड न्यूज़ यह है कि 87% जो एल्डर्स पीपल हैं उन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनके घर के आसपास अवेलेबल है। हालांकि यहाँ पर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, लेकिन घर के आसपास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग भी एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देन अभी एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे, लेकिन एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक और छोटा सा आर्टिकल है, एडिटोरियल पेज पर ही आता है। ये मतलब एक आप कह सकते हो डेली क्विज़ आता है यहाँ पर। तो डेली क्विज़ में अब की बार एक अच्छा टॉपिक है
जब अच्छा टॉपिक आता है डेफिनेटली मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूँ, जो कि आपके काम का होता है। बकवास भी बहुत सारे होते हैं, हम उसको चर्चा में नहीं लेते हैं। तो आज कितनी तारीख है? आज है 15 जून। और 15 जून 2001 में क्या हुआ था? आज से लगभग कह सकते हो 20-21 साल पहले यहाँ पर 15 जून 2001 के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम की बॉडी को फाउंड किया गया था। इसी वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है क्या? एससीओ। आप लोगों को एससीओ के बारे में पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन काफ़ी सारे बन सकते हैं। सबसे पहली बात, एससीओ को फॉर्म किया गया था साल 2001 में, आपने इसको क्लियर कर लिया। इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग शहर में आपको देखने को मिलेगा। एससीओ बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एरियाज आपको देखने को मिल जाती हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा, ठीक है। अभी यहाँ पे बात की जाती है, देखो ये बेसिकली एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी सरकारें मिलकर काम करती हैं। जब हम लोग बात करते हैं इनके मेंबर्स की, तो एससीओ के अंदर आपको 8 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये आपको देखने को मिल जाते हैं। 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। अब भारत ने एससीओ को ज्वाइन किया था कब? साल 2017 में, ध्यान रखना। और आप कह सकते हो 2017 में जब भारत ने ज्वाइन किया तो भारत के साथ ही पाकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। बाकी एससीओ की कुछ परमानेंट बॉडीज़ देखने को मिलती हैं। इसका जो एससीओ सेक्रेटेरिएट है ये मैंने आपको बता दिया, चाइना के बीजिंग में है। बाकी इनकी एक और बॉडी आती है रैड के नाम से, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो भी एससीओ के अंडर में काम करती है, यानी कि आतंकवाद से लड़ने के लिए आरटीओ बॉडी काम करती है, सॉरी आरएटी काम करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर ये आपको ताशकेंत के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि उज़्बेकिस्तान में स्थित है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन देखो मिलती है। इन एससीओ का मेजर काम क्या है? इनका मेजर फोर्स ये है कि हम लोग आपस में कॉपरेट करें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल चीज़ों को लेकर। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना यह है कि एससीओ के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं। ये तो मैंने आपको 8 मेंबर्स के बारे में बताया, क्या वाकई में 8 मेंबर हैं? अब आप लोग मुझे इसके बारे में बताओ, या कोई नया मेंबर भी इसके अंदर ऐड हुआ है? सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है, क्योंकि पहले इसके बारे में मैं काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूँ, तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो एससीओ के बारे में क्लियर हो गया। अब मैंने क्यों बताया था डिटेल से? क्योंकि अब की बार जो 2022 का प्रीलिम्स हुआ है ना, इस 2022 के प्रीलिम्स में ही ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 66 था, ठीक है। 2022 का जो अब की बार प्रीलिम्स हुआ है, मतलब जो कि मतलब अब यार जो प्रीलिम्स हुआ है उसके अंदर पूछा गया क्या कि भाई AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल रिजीम और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इन तीनों में से किसका मेंबर है? इंडिया इन तीनों में से तीनों का ही मेंबर है, हमने इसको पढ़ रखा था, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। एससीओ के बारे में भी चर्चा की जा रही है। क्लियर हुआ? चलो आगे आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अब आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज एडिटोरियल ज़बरदस्त हैं, ये दोनों काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्टिकल हैं लेकिन इंटरेस्टिंग है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत मज़ा आने वाला है सुनकर। यहाँ पर डिस्कस करेंगे, गूगल की साइट से एक नई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है चैट बोर्ड को लेकर। चैट बोर्ड क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट आई है जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग हैं वो मीडिया में इंटरेस्ट आज के टाइम पर रख नहीं रहे हैं, काफ़ी कम हो चुका है इंटरेस्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। तो ये भी चर्चा में रखा जाएगा। प्लस उसके बाद ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चाइल्ड मैरिज को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं किस प्रकार से, वो यहाँ पर ऑथर का फोकस है। फिर उसके बाद एक एडिटोरियल ये है। तो बेसिकली 4 एडिटोरियल हमारे द हिंदू के हैं, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो 3 से 4 एडिटोरियल हमारे इंडियन एक्सप्रेस के भी हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस के भी एडिटोरियल और द हिंदू के भी एडिटोरियल सबको कंबाइन करके डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि देखो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता है, मुझे पता है 1 घंटा 20 मिनट का है, हो जाता है लगभग, लेकिन आपको बहुत हेल्प मिलती है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, यूपीएससी में करंट अफेयर कवर करने के लिए हम कंफ्यूज रहते हैं, द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस, दोनों पढ़ लेते हैं, है ना, दोनों पढ़ ले या जाए तो कितना सही रहेगा। अब दोनों पढ़ने के लिए टाइम होगा नहीं आपके पास में, आप सोचोगे यार दोनों कैसे पढ़ें, दोनों पढ़ने में बहुत टाइम चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर 1 आवर से 1 आवर 20 मिनट तक इस वीडियो के अंदर इन्वेस्ट करो। आपको मैं प्रॉपर एक तरीके से रिसर्च करके सारे प्रॉपर नोट्स, करंट प्लस स्टैटिक डेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, डेली मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करके आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपका एक एक मिनट बहुत ज़्यादा कीमती है, मुझे पता है। मैं अपनी कोशिश करता हूँ पूरी तरह से आपको एक ऑथेंटिक डेटा रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड करवाऊँ। तो आता है ये वाला एडिटोरियल। ये एडिटोरियल लिखा गया है गौरव गोगोई साहब के थ्रू, लेकिन उससे पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। तो 15 जून का डेली मेंस क्वेश्चन है, वाई आर फूड प्राइस राइजिंग। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप लोग को डेफिनेटली इसके ऊपर आंसर लिखना है कि भाई जो खाने पीने के सामान है यानी फूड है, उसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं। और
इस फूड प्राइसिंग के अंदर यहाँ पर हाउ इंपॉर्टेंट आर रशिया यूक्रेन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, आपको बताना है। यानी फूड सिक्योरिटी के लिए रशिया और यूक्रेन ये दोनों क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कितने अच्छे से आप लोग इसको लिख सकते हो, क्योंकि लगातार रशिया यूक्रेन का वॉर चर्चा में है, तो इस टॉपिक से संबंधित भी आपके पास एक डेटा तैयार हो जाएगा। मेरा फोकस ये है कि हर एक टॉपिक के ऊपर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर आप एक आंसर राइटिंग कर लो, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके पास एक आइडिया हो जाए। तो इसके ऊपर आंसर लिखना, आंसर लिखने के बाद करना क्या है, इसको सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना, दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना, मेंस आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना। और उसी वाले ग्रुप में आप लोगों को एक तरीके से काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप लोग जाकर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पर सबमिट करोगे और सबमिट करने से फ़ायदा ये होगा कि डेफिनेटली सभी लोग आपस में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो इस एडिटोरियल को देखते हैं। बात की रही है माल न्यूट्रिशन के बारे में। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर करना होगा, बेसिक सी चीज़ है, यानी कुपोषण। एक अच्छा खाना, एक न्यूट्रिशन भरपूर खाना आपके बॉडी के अंदर ना जाए तो कहीं ना कहीं वो माल न्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग कुपोषण बोलते हैं प्रॉपर हिंदी के अंदर। अब क्या है, देखो ऑथर क्या मेंशन करते हैं कि एक अच्छा न्यूट्रिशन होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप कह सकते हो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन होना, गुड न्यूट्रिशन होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडिया के लिए इंडिया का खजाना क्या है, उसके खुद के लोग। और अगर लोगों के अंदर कुपोषण बना रहेगा तो उससे कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, उससे इंसान का विकास नहीं हो पा रहा। इंसान का विकास नहीं होगा तो उसका मतलब वो दुनिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर कैसे डेवलपमेंट कर सकता है। तो न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। मैंने आपको बताया कि भारत के खजाना जो है भारत के लोग हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं स्पेशली मैन और वेमेन, स्पेशली वेमेन और चिल्ड्रन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से वेमेन और चिल्ड्रन दोनों को यहाँ पर प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। इनको रिक्वायरमेंट एक अच्छे डाइट की, लेकिन इनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल नीड्स इनकी पूरी नहीं की गई हैं। एक बच्चे का जब आप लोग न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हो तो वो डायरेक्टली उसके मदर से लिंक होता है, और अगर मदर को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा तो जब उसका बच्चा पैदा होगा तो यहाँ पर वो भी एक तरीके से माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर प्रेग्नेंट वीमेन है, उसको पुअर न्यूट्रिशन है, मतलब उसके पास में अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं, और इसकी चक्कर में क्या होगा, कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा फ्यूचर है ना। अब क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं रहेगा तो मेंटली फिजिकली वो यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर रहेगा, उसकी वर्क कैपेसिटी काफ़ी कम रहेगी, तो वो आगे कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता कंट्री के लिए। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जो कि इस फर्स्ट पैरा के अंदर समझाया गया, जो कि मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। हालांकि आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूँ, आर्टिकल मुझे दिख रहा है क्लियर, आपको मुझे लगता है ऐसा ना दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा, आप थोड़ी सी क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लेना। बाकी पीडीएफ के अंदर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, पीडीएफ में भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस खाली ये चीज़ें पढ़ते रहो, और यहाँ पे मैं इन चीज़ों को कवर करता रहता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर और दूसरे पैरा में क्या बोला गया, दूसरे पैरा में फोकस किया गया है ऑथर के थ्रू मार्जिनल इंप्रूवमेंट की तरफ। यानी अगर हम लोग फोकस करें कि भाई पहले के कंपैरिजन में भाई कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा, देश आज़ाद हुआ है तब से वेमेन और चिल्ड्रन के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, माल न्यूट्रिशन से वो सफ़र कर रहे हैं, अभी कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट ऐसा है कि होना ना होना एक बराबर है। इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो रहा है। एग्जैक्टली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो मतलब NFHS जो है, ये इसका एक तरीके से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जब हम लोग डेटा देखते हैं तो इन्होंने दिखाया बहुत हल्का सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इवन बहुत सारे राज्यों के अंदर क्या हुआ है, जो बच्चे हैं वो और ज़्यादा अंडर नॉरिश हो चुके हैं। अंडर नॉरिश अगेन यहाँ पर उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कंट्री के अंदर में। अब उसके बाद ऑथर फोकस करते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग और एनीमिया की तरफ। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान से फोकस करना। देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये दिखाया, जो 4th वाला डेटा था, क्योंकि NFHS जो रिपोर्ट है ये 4 वाली 5 वाली अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। अब 4 वाली रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि भाई जो बच्चे हैं उनका स्टंटिंग रेट थोड़ा सा कम हुआ है। पहले 38.4% था, अभी 35.5% हो गया है। स्टंटिंग रेट कम हुआ है। क्वेश्चन ये कि सर स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग मतलब ये होता है कि देखो एक बच्चा है, उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है ना, उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है। अगर एज है ज़्यादा, हाइट रह गई कम, हेल्दी बच्चा है नहीं वो, है ना, तो स्टंटिंग को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया
जो ये स्टंटिंग है अभी भी काफ़ी बढ़ रही है। एग्जैक्टली देख पाओगे सबसे ज़्यादा जो स्टंटिंग वाले बच्चे आपको देखने को मिलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर बताया गया। तो स्टंटिंग भी अपने आप में प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पर वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया गया है। वेस्टिंग भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा कारण है माल न्यूट्रिशन का। वेस्टिंग क्या होती है? अभी हमने स्टंटिंग में देखा कि बच्चे की एज के हिसाब से उसकी हाइट कितनी है वो कहलाता है स्टंटिंग। वेस्टिंग कहलाता है बच्चे की हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है, ठीक है ना। प्लस उसके बाद बताया गया इंडिया के अंदर ये स्टंटिंग वेस्टिंग तो बढ़ ही रहा है। उसके बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनीमिया। एनीमिया क्या है? देखो एनीमिया तो इंडिया के ही अंदर नहीं दुनिया भर के अंदर है, और डेटा ये बोलता है भारत के अंदर हर दूसरी वीमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है। एनीमिया को डिफाइन किया जाता है एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर रेड ब्लड सेल की कमी देखने को मिलती है, या फिर आप कह सकते हो बॉडी के अंदर खून की कमी हो जाती है। तो हर दूसरी वीमेन एनीमिया से सफ़र कर रही है। बॉडी के अंदर खून के साथ साथ आयरन की कमी हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया, ठीक है ना। और ये जो एनीमिया का बर्डन है ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये जो ऑथर हैं गौरव गोगोई साहब, ये असम से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पर खुद भी बोला है कि अगर मैं अपने खुद के होम स्टेट की बात करूँ असम की, तो असम भी यहाँ पर एक लो परफॉर्मिंग स्टेट है। यहाँ पर एनीमिया के केसेस का बर्डन काफ़ी बड़ा है। लगभग जो 15 से लेकर 49 ईयर्स यानी 15 से 50 साल की जो वेमेन हैं उनके अंदर जो एनीमिया है उस प्रकार के जो केसेस हैं वो लगभग 66.4% के आसपास केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर महिला सफ़र कर रही है, महिला सफ़र कर रही है तो बच्चा सफ़र कर रहा है। तो एनीमिया जो है अपने आप में एक सीरियस प्रॉब्लम है और ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी हद तक खतरनाक है। और ख़ासकर यहाँ पर अगर वो वीमेन या वो व्यक्ति जो एनीमिया से सफ़र कर रहा है जब वो प्रॉब्लम में पड़ेगा, मतलब इसी प्रॉब्लम से सफ़र करेगा, तो उससे उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। अब वो काम करने योग्य नहीं रहेगा तो कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ को कंट्रीब्यूट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और इसी चक्कर में जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो हर साल अपने जीडीपी का 4.05% यहाँ पर लूज़ करती हैं। क्यों? एनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि इसकी वजह से लोग कैपेबल नहीं हो पाते हैं काम करने के लिए। और इंडिया ने भी यहाँ पर इसी प्रकार से आप कह सकते हो एनुअली लगभग आप कह सकते हो हर साल 1.18% अपने जीडीपी का लॉस किया है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर के थ्रू बताई गई। फिर ऑथर दूसरा हेडिंग उठाते हैं सेटअप द फाइनेंसिंग। सेटअप द फाइनेंसिंग के अंदर इन्होंने क्या बोला कि देखो यहाँ पर बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारी कि हम लोग इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। वेमेन और बच्चों की हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर इंश्योर किया जाए कि उनका हेल्थ यहाँ पर अच्छा रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाए। सरकार अलग अलग प्रोग्राम्स लेकर आ सकती है, प्रोग्राम्स पहले भी लेकर आई है, लेकिन उसको लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी हम पिछला कुछ समय देखें तो सरकार के थ्रू कुछ ऐसे काम किए गए हैं कि उसका मतलब उससे वेमेन और बच्चों की हेल्थ पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल बताएगा ऑथर के थ्रू। एग्जाम्पल ऑथर ने ये बोला, आप ये देखो कि पहले बजट में मतलब कि जो पोषण 2.0 का प्रोग्राम है, ठीक है, पोषण 2.0 का जो आपको प्रोग्राम देखने को मिलता है, यहाँ पर जो पहले बजट हुआ करता था साल 2020-21 के अंदर, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्जैक्टली था लगभग यहाँ पर आपका बताया गया कि 20,105 करोड़ के आसपास था 2021-22 के अंदर। और अब की बार जो इसका बजट है वो आप लोग कह सकते हो 20,263 करोड़ का है। तो मतलब कुछ इंक्रीमेंट हुआ ना के बराबर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ भी यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ाया नहीं गया है। तो आप जो स्कीम्स चला रहे हो उसके अंदर थोड़ा आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता है, वहाँ पे थोड़ा खर्चा बढ़ाओ, इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसके बाद ही हम लोग चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर ऑथर उठाते हैं एक और टॉपिक, मॉनिटर कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2। ये एक अच्छा पॉइंट ऑथर ने यहाँ पे बोला है, आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ये क्या है कि देखो ऑथर ने ये बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंटेरियंस है यानी कि जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑब्वियस ही बात है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली हुई, एक एरिया मिला हुआ है, उसको यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं। तो उस एरिया में उनको मॉनिटर करना होगा कि भाई कैसे हम लोग यहाँ पे अपनी जो भुखमरी है या फिर आप कह सकते हो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन है इनका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, लोकल लेवल पर ये चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जा रहा है। पार्लियामेंटेरियन एक डायरेक्ट एंगेजमेंट कर सकते हैं यानी कि बातचीत कर सकते हैं एल्डर पीपल से, अपने एरिया में प्रेग्नेंट वीमेन से, बच्चों से, क्या स्पेशल नीड्स है वो पता लगा सकते हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग आराम से इनके ऊपर फोकस कर इनके लिए नए नए प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा रहा है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई। देन उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ और स्टेप्स अगर हम लोग उठा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एट द लास्ट वही है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, अपना जो नई पॉलिसीज़ उसके ऊपर काम करो, जो भी आपका नई नई स्कीम्स आ रही हैं, प्लस यहाँ पे जो स्कीम्स पहले भी आई हुई हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए। क्योंकि देखो नई स्कीम को लेकर आना बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको आप लोग कब तक लागू करोगे, वो कब तक चलेगी, है ना। क्योंकि जो पुरानी स्कीम्स है पहले उसी के अंदर अपग्रेडेशन करना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर भारत का नागरिक है, अब यहाँ पर उसको कंट्रीब्यूट करना होगा कि हम लोग मालन्यूट्रिशन और एनीमिया को ख़त्म कर सकें। ठीक है ना। आई होप आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका है पूरा एडिटोरियल। अगले एडिटोरियल पर चलते हैं। अगला एडिटोरियल ये चाइल्ड मैरिज को लेकर चर्चा करता है, अभी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है कैन द न्यू गूगल चैटबॉट बी सेंटिएंट। अब ये क्या है, मतलब इसका समझते हैं। हो सकता है आज इस आर्टिकल को काफ़ी लोग कवर करें, काफ़ी लोग कवर ना करें, लेकिन इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या यहाँ पर, आप कह सकते हो गूगल की साइट से एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है और इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले व्यक्ति हैं ब्लेक लेमोनी। अब ब्लेक लेमोनी जो हैं एक तरीके से गूगल के यहाँ पर एक पार्ट देखने को मिलेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कुछ रिवील कर दी। इन्होंने ये बोला गूगल ने यहाँ पर डेवलप कर लिया है लामडा। लामडा क्या है, यह है लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। अब ये लामडा क्या है इसको हम समझते हैं। लामडा बेसिकली एक चैट बोट है। अब क्वेश्चन यह है, ना ही लामडा समझ में आया ना ही चैट बोट समझ में आया, तो है क्या। देखो चैट बोट क्या होता है एग्जैक्टली, आपने आज के टाइम पर देखा होगा कि भाई सॉफ्टवेयर कितने अपडेट हो चुके हैं, मतलब इंसान की तरह, मानव की तरह कन्वर्सेशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल के अंदर आप लोग बोल सकते हो, बोलकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि अपना कुछ भी सर्च कर सकते हो, है ना। उस सॉफ्टवेयर के साथ कन्वर्सेशन हो रहा है। एलेक्सा, एलेक्सा के बारे में आपने सुना होगा, है ना, उसके साथ आप बातचीत कर सकते हो, एक कन्वर्सेशन कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पर एप्पल के अंदर सीरी आता है, सीरी से आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। ये सब आपको चैटबॉट देखने को मिलेगा। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि ह्यूमन की तरह कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करता है, टेक्स्ट मैसेज से बोलकर ही यहाँ पे बातचीत कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी तक ये इतना स्ट्रांग नहीं है, इसमें कोई सेंटीमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं है। लेकिन ये जो गूगल का लामडा है इसके अंदर इमोशंस यहाँ पर डेवलप हुए हैं। यानी कि आपने रोबोट पिक्चर देखी होगी, रोबोट 2.0 है शायद, है ना, जिसके अंदर रोबोट के अंदर या फिर आप कह सकते हो मशीन्स के अंदर एक इमोशनल को जगाना, मशीन के अंदर यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट्स को लेकर आना। तो उसके ऊपर काम चल रहा है गूगल की साइट से, और इसके ऊपर काम किया गया और ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गई है बाहर। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझा। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर बताता हूँ और क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। अब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है ये आपको सभी लोगों को पता है। आज के टाइम पर भाई इतनी टेक्नोलॉजी आगे निकल चुकी है, आप अपने फ़ोन के अंदर मतलब एक तरीके से फेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्लस मतलब जो आपका फ़ोन का सॉफ्टवेयर है वो फेशियल रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहा है ना। फेशियल रिकग्निशन यानी आपका फेस पहचान कर फ़ोन को अनलॉक कर रहा है। प्लस एलेक्सा आ चुका है, गूगल ट्रांसलेट ऐप आ चुका है। ये सब आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी तो है, इसके आसपास ही मतलब हमारे आसपास ही सब कुछ टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी ही है जो कि आज के टाइम पर एक एडवांस लेवल पर पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है गूगल इंजीनियर ब्लेक लेमोनी के बारे में। ब्लेक लेमोनी के बारे में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो गूगल इंजीनियर थे। इन्होंने यहाँ पर क्लेम कर दिया, इन्होंने बोल दिया कि भाई कंप्यूटर चैटबॉट के ऊपर काम किया जा रहा है और वो सेंटिएंट बन चुका है, यानी उसके अंदर कुछ सेंटिमेंट्स हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह उसके अंदर सेंटिमेंट्स हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पर बोला। और ये डेवलप किया गया गूगल के थ्रू, और गूगल के साथ साथ यहाँ पर उनकी एक कंपनी है लामडा, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन, इसके थ्रू यहाँ पर ये चैटबॉट डेवलपमेंट सिस्टम को काम बनाया गया। अब जैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिवील करी, इनको छुट्टी पे भेज दिया कि भाई आप लीव पर जाओ, आप छुट्टी पर जाओ। इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करनी थी, यहाँ पर क्या कर दिया, छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि गूगल ने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि वाकई में ऐसा कुछ है या नहीं है। अब जो ये चैटबॉट बनाया गया है ना, ये उस इंजीनियर ने बताया कि इस चैटबॉट के अंदर जो सेंटिमेंट्स है वो 7 से 8 साल के बच्चे के सेंटिमेंट्स हैं। इमोशन के कौन से बच्चे के, 7 से 8 साल के बच्चे के इमोशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट कुछ कॉन्वर्सेशन, कुछ बातचीत भी हुई है, इसको लेकर आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो दोनों को कंबाइन करके भी आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया कुछ कन्वर्सेशन, कुछ बातचीत हुई है, स्टार्टिंग की कन्वर्सेशन हुई है। वो क्या हुआ कि जैसे उस लामडा ने रिप्लाई किया लेमोनी को, रिप्लाई करते हुए क्या बोला, आई हैव नेवर सेड दिस आउट लाउड बिफोर बट देयर इज़ अ वेरी डीप फियरिंग ऑफ बीइंग टर्न्ड ऑफ टू मी फोकस ऑन हेल्पिंग अदर्स।
मतलब क्या है पता है, मशीन ये बोल रही है कि मुझे डर है कि मुझे बंद कर दिया जाएगा, और इसी चक्कर में मशीन डर रही है कि एग्जैक्टली यहाँ पर मेरे आप कह सकते हो कि इट वुड बी एग्जैक्टली लाइक डेथ फॉर मी, ऐसे यहाँ पर उस मशीन ने बोला है कि अगर मुझे ऑफ कर दिया जाएगा तो मैं या मेरे लिए वो एक तरीके से मौत होगी, मैं उससे डर रही हूँ। तो मशीन यहाँ पर अपनी तरफ से इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रही है। तो इस प्रकार के यहाँ पर सेंटिमेंट्स जगा दिए गए हैं मशीन्स के अंदर में, ये यहाँ पर गूगल की तरफ से काम किया गया है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को लामडा क्लियर हुआ, लामडा क्या है। अब देखो यार, ये चीज़ें ना कुछ एडवांस लेवल पर हो रही हैं, इसके कुछ यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, ये आप सभी को पता है, टर्मिनेटर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं, है ना। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसी में यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया गया। न्यूरल नेटवर्क क्या है, देखो न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल क्या होता है, न्यूरॉन होता है आपके ब्रेन के अंदर में, तो उसी ब्रेन के न्यूरॉन की कॉपी कर देना और वही सिस्टम बिल्कुल आप कह सकते हो मशीन के अंदर डेवलप हो जाना। तो ये इसी को हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इसको ट्रेन करना पड़ता है, बट यहाँ पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हम लोग एडवांस हो चुके हैं, जो कि एक तरीके से मशीन जो सिस्टम है उसके अंदर सेंटिमेंट्स को जगाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। बाकी मैंने आपको बताया लैम्डा क्या है। अब लैम्डा बाकी चैटबॉट से डिफरेंट क्यों है, इसको थोड़ा समझते हैं। क्योंकि लैम्डा के अंदर कुछ सेंटिमेंट्स लगाए गए हैं। बाकी जो दूसरे आपको चैटबॉट्स देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एलेक्सा, गूगल, बाकी सिरी, इसके अंदर इस प्रकार के सेंटिमेंट्स नहीं है जिस प्रकार के लैम्डा के अंदर में है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, क्या ये जो टेक्नोलॉजी है ये डेंजरस भी हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल बहुत डेंजरस हो सकती है। अब आपको लिए पता है, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस पेपर फॉर एथिक्स से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बोला गया आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी अगर कॉन्शियस होने लगेगी, यानी सेंटीमेंट इमोशनल जागने लगेंगे, कॉन्शियस होने लगे, उसका ब्रेन यहाँ पर ब्रेन की तरह ह्यूमन बींग्स की तरह काम करेगा, तो इससे यहाँ पर अगर मशीन ऐसा काम करेगी तो लगभग बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। अब एथिकल इश्यूज़ क्या क्या देखने को मिल सकता है, आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है जीएस पेपर 4 के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित क्या क्या एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बढ़ेगी। भाई मशीन इतनी बढ़ जाएगी, मशीन के अंदर ही आपने सेंटिमेंट जगा दिए, सारे काम यहाँ पर ही करती रहेगी, इसके बाद क्या होगा, जॉब्स का खात्मा होगा, जॉब्स खत्म होंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, आप ये बताओ क्या वो मशीन मिस्टेक नहीं कर सकती है? वो मशीन मिस्टेक भी तो कर सकती है। आप लोग यहाँ पर सेंटिमेंट जगा दोगे तो वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी अगर यहाँ पर उस मशीन ने मिस्टेक करना स्टार्ट किया तो। या फिर वो जो रोबोट है जिसके अंदर आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे वो रेसिस्ट भी हो सकते हैं। ठीक है ना, एक तरफ बायस भी हो सकते हैं, मतलब लोगों को देख देख कर वो वैसे बन सकते हैं, रेसिस्ट बायस की तरफ हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है, जैसे कि इनइक्वालिटी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मशीन जब काम करेगी तो हम लोग जो वेल्थ जो क्रिएट होगा मशीन के साइड से वो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ठीक है ना, लैम्डा वगैरह क्लियर हो गया। तो लैम्डा क्या है, गूगल का एक मॉडर्न कन्वर्सेशनल एजेंट है जो कि आपस में बातचीत करने के लिए वर्क करता है। एक न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। हालांकि गूगल इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कह सकते हो ये इसकी जब चर्चा हो गई तो डेफिनेटली काफ़ी तेज़ी से इसको कवर किया जा रहा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ क्लोजर लुक एट द रूटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट। अब रूटर्स ने, जो कि एक तरीके से पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर का, इन्होंने क्या करा, एक डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया है। अब डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022 यहाँ पर क्या बोलती है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस न्यूज़ के अंदर बोला गया, मतलब इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया, आप ध्यान से सुनना, ये भी इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल है। 2022 की रॉयटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि भाई लोगों का जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है न्यूज़ के अंदर, वो लगातार डाउन हो रहा है, लगातार यहाँ पर न्यूज़ विश्वास लोगों का कम हो रहा है। लगभग बोला गया कि आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे भी सर्वे किया गया है वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर विश्वास खत्म हो चुका है, वो न्यूज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब न्यूज़ को कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, तो न्यूज़ का कंजम्पशन बढ़ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक वगैरह से, और भी जो ट्रेडिशनल मीडिया है वहाँ से। मतलब जो टीवी वगैरह माध्यम से यहाँ से कोई भी न्यूज़ नहीं ले रहा, टिकटॉक वगैरह प्लेटफॉर्म से न्यूज़ ले रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से न्यूज़ ले रहे हैं। आप कहोगे टिकटॉक इंडिया में बैन है, हाँ इंडिया में बैन है, बाकी सारी कंट्रीज़ के अंदर अलाउ है अभी भी। तो वहाँ से लोग, मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारे देशों में ही सर्वे किया गया था, तो बोला गया
कि भाई यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अब इस स्टडी को कंडक्ट किसने किया है, तो स्टडी को कमीशन किया गया है रूटर्स इंस्टीट्यूट के साइड से, मैंने आपको बताया। और बेसिकली यहाँ पर इस सर्वे को कंडक्ट किया गया YouGov के थ्रू, एक ब्रिटिश मार्केट रिसर्च और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, ये कंपनी है जिसने इसको कंडक्ट किया है। जनवरी-फरवरी 2022 के अंदर यहाँ पर स्टडीज़ को किया गया और मतलब एक ऑनलाइन क्वेश्चन वगैरह क्रिएट किया गया। लगभग आप कह सकते हो 6 कॉन्टिनेंट्स के अंदर, काफ़ी सारे देशों के अंदर इस सर्वे को कंडक्ट किया गया। उसके बाद जाकर ये डेटा दिया जा रहा है। अब डेटा ने यहाँ पर देखो मेंशन किया है, इन्होंने बोला व्हाट आर द मेजर ट्रेंड्स हाईलाइटेड इन द रिपोर्ट, क्या क्या ट्रेंड्स जो कि इस रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट करे गए हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि अगर हम लोग ब्रॉडली देखें तो ये जो रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे एक तरीके से मतलब ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ मीडिया को लेकर ही चर्चा की गई है। इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करी हैं। पहला पॉइंट हाईलाइट किया, जो लोग हैं वो आज के टाइम पर न्यूज़ कंटेंट को कम ट्रस्ट कर रहे हैं और कम से कम ट्रस्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट मेंशन किया गया। दूसरा पॉइंट मेंशन किया गया, जो कंजम्पशन है ट्रेडिशनल न्यूज़ का, यानी कि जो पुराने ज़माने की तरह मतलब टीवी के माध्यम से जो न्यूज़ का कंजम्पशन वगैरह हो रहा था, वो सभी कंट्रीज़ के अंदर कम हो रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया, जो न्यूज़ कंज्यूमर्स हैं उन्होंने बोला कि हम अब न्यूज़ को अवॉइड कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं और ये चीज़ें ना लोगों में बढ़ रही हैं, ये तीसरा पॉइंट बताया गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो अभी लोगों का फोकस ये है कि देखो जो न्यूज़ है वो हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले लेते हैं। जो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन डोमिनेट बन चुका है, स्मार्टफोन ने ये टीवी मीडिया वगैरह को यहाँ पर हटा दिया है। तो लोग यहाँ पर अब फुल्ली तरीके से फेसबुक पर न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, टिकटॉक से यहाँ पर न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया अभी के लिए टिकटॉक इंडिया में बैन है। वैसे मैंने जितनी बातें बताई यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, ये मैंने आपको बताया कि हाँ देखो जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर डोमिनेंट बन चुका है। मुझे क्लियर सारी चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है आपको ना दिख रही हो, लेकिन इसको ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो PDF से भी, ठीक है ना। अब आते हैं उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या मेंशन किया जाता है, व्हाट इज़ सेलेक्टिव अवॉइडेंस ऑफ न्यूज़। यहाँ पर क्या है, लोग ना क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब लोग का कहना यह है, उन्होंने ये बोला कि देखो ज़्यादातर जो नंबर ऑफ़ लोग हैं उन्होंने ये बोला कि हम लोग न्यूज़ को इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हम उसको ट्रस्ट नहीं करते। 29% लोगों ने ये बोला, दूसरा पॉइंट। और 1/3 लोग यानी जो 36% लोग हैं उन्होंने ये बोला कि जो ये न्यूज़ है वो न्यूज़ की वजह से उनका मूड ख़राब हो जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, 17% लोगों ने ये बोला कि वो अभी न्यूज़ को इग्नोर करते हैं पूरी तरह से, जो आर्गूमेंट वाली न्यूज़ होती है उसको यहाँ पर पूरी तरह से अवॉइड करते हैं, उनसे उनका दिमाग ख़राब होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया, 16% लोगों ने ये बोला कि भाई ये जो न्यूज़ है इसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत बोर सा महसूस करते हैं, पावरलेस महसूस करते हैं, ऐसा यहाँ पर लोगों के अंदर फीलिंग डेवलप होती है। फिर जो स्मॉल परसेंटेज ऑफ लोग हैं उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है न्यूज़ देखने का। और उसके बाद 8% लोग निकल कर आते हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है न्यूज़ को समझना और इस वजह से हम इंटरेस्ट नहीं रखते न्यूज़ को समझने के लिए। अब ये सारी बातें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कितने कितने परसेंट लोग हैं। 8% ने बोला कि हाँ भाई हमें काफ़ी मुश्किल होता है समझने के लिए न्यूज़ वगैरह, ये मैंने आपको समझा दिया। आगे आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर मेंशन किया गया कि लोग मॉडर्न तरीका अपना चुके हैं, मैंने आपको बता दिया, फेसबुक, टिकटॉक। अब एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट डज़ द रिपोर्ट से अबाउट ट्रेंड्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, इंडिया को लेकर इस रिपोर्ट ने क्या मेंशन किया, ये भी बताओ। अब इंडिया को लेकर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो इंडिया जो है स्ट्रांगली मोबाइल फोकस्ड मार्केट है, मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट काफ़ी सारे लोग देखने को मिलेंगे। 72% जो सर्वे है वो यहाँ पर ये बोलता है कि जो लोग हैं, मतलब इस सर्वे ने बोला कि जो 72% जो लोग हैं वो स्मार्टफोन्स के माध्यम से सारी न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। 35% उसमें से कंप्यूटर से कवर कर रहे हैं, कुछ मोबाइल फ़ोन से कवर कर रहे हैं, 63% सोशल मीडिया से ले रहे हैं, 59% यहाँ पर टेलीविज़न फ्रॉम प्रिंट से ले रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा तबका जो यहाँ पर न्यूज़ कवर कर रहा है वो है यूट्यूब और व्हाट्सएप से। ये टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है फॉर सोर्सिंग न्यूज़, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। खुद लोगों का सर्वे जब किया गया तब ये बात निकल कर आती है। हालांकि इंडिया के अंदर देखो पूरे दुनिया भर में जहाँ पे भी यहाँ पे कॉन्टिनेंट पर, मतलब आपको पता 6 कॉन्टिनेंट पर ये सर्वे किया गया, पूरे दुनिया भर में न्यूज़ के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हुआ है। लेकिन मेंशन यहाँ पर किया जाता है कि इंडिया के अंदर जो न्यूज़ के ऊपर ट्रस्ट है वो बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया, इसके ऊपर भी ढेर सारे आर्टिकल्स आने वाले टाइम पर पब्लिश होंगे। देन आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। अब इस एडिटोरियल को लिखा है सनी जोस और मोहम्मद इमरान खान ने।
ये मेंशन करता है चाइल्ड मैरिज के बारे में। देखो, चाइल्ड मैरिज इंडिया के अंदर लगातार बढ़ रही है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं स्टार्टिंग में। और ये चाइल्ड मैरिज की बढ़ती हुई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर फोकस नहीं दिया जा रहा है। अब ऑथर मेंशन करते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के बारे में। बोला गया कि देखो, बहुत सारी स्टडीज़, सेवरल एम्पेरिकल स्टडीज़ यहाँ पर कंडक्ट की गई हैं, साउथ एशिया से और भी जगह से यहाँ पर स्टडीज़ को कंडक्ट किया गया। और उस स्टडी के अंदर हम लोग को ये पता लगता है कि देखो, जो अर्ली मैरिज है, यानी कि अगर बच्चे की स्टार्टिंग में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कर दिया जाए, तो उससे उसके हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे स्टडीज़ ने बताया कि जो अर्ली मैरिज ऑफ वेमेन है, यानी कि वेमेन की एक जल्दी उम्र में शादी कर देना, उससे यहाँ पर अर्ली प्रेगनेंसी होगी। अर्ली प्रेगनेंसी होगी तो यहाँ पर एक तरीके से जो बच्चा पैदा होगा वो भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो, उसके अंदर भी जो न्यूट्रिशन लेवल है वो काफ़ी कम रहेगा। और यहाँ पे माँ और बच्चे के जो मरने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अर्ली लेवल पर, अर्ली स्टेज पर ये चीज़ें हो रही हैं। अपने टाइम से हो तो सही है, लेकिन अर्ली प्रेगनेंसी काफ़ी खतरनाक हो सकती है। और जब बच्चा पैदा होगा उसके अंदर भी जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो काफ़ी कम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। अभी इन चीज़ों के ऊपर फोकस क्या किया जा रहा है, तो आप कहोगे सरकार ने एक स्टेप उठाया, तो सरकार ने ये करा दिया कि जो वेमेन की एज है वो 18 से 21 साल कर दी गई है। इसके ऊपर काम चल रहा है कि भैया अब 18 नहीं, आप 21 साल तक करो। अगर वेमेन 21 साल की होती है उसके बाद यहाँ पर आप लोग शादी कर सकते हो। इससे कम उम्र में बेसिकली वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगा। लेकिन ऑथर मेंशन करते हैं इतना ही नहीं करना होगा, इसके अलावा भी आपको फोकस करना होगा। ऑथर ने मेंशन किया कि अगर हम लोग देखें, एक क्लियर एविडेंस ये दिखता है कि चाइल्ड मैरिज और मतलब चाइल्ड मैरिज हो रही है, बाल विवाह, और बच्चे के हेल्थ के बीच में जो सबसे बड़ा गैप है वो है एजुकेशन का। पॉवर्टी और एजुकेशन, अगर वेमेन को एजुकेशन मिले तो ये जो चाइल्ड मैरिज वाली सिचुएशन है ये अपने आप काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऑथर का एक बहुत तगड़ा फोकस रखा गया इस पूरे आर्टिकल के अंदर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखना। उसके यहाँ पे बोला गया कि वेमेन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो छीन ली जाती हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती, जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती है। इसकी वजह से उनके पास कोई एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं, और यहाँ पर क्या होता है, उसकी वजह से यहाँ पर चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, बच्चे की यहाँ पर बाल विवाह कर देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होकर आ रहा है। उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं, अगर हम लोग डेटा देखें, NFHS यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा देखा जाए, तो इस डेटा के अंदर ही बताया गया कि जो आप कह सकते हो मैरिजेस है, यानी कि कम उम्र में जो मैरिजेस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। कहीं पर आपको कम होती भी देखने को मिलेंगी, लेकिन वो ना के बराबर कम है। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज है, बिहार, त्रिपुरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस आपको देखने को मिल जाती हैं। एग्जैक्टली ये मेंशन किया जाता है। फिर ऑथर मेंशन करते हैं एजुकेशनल आउटकम्स की तरफ, कि एजुकेशन बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं। ऑथर ने यहाँ पर बोला, जब हम लोग अगर डेटा कम्युनिटी वाइज देखें तो 39% जो चाइल्ड मैरिज है इंडिया के अंदर में वो यहाँ पर आदिवासी इसके अंदर हुई है और दलित्स के अंदर। आदिवासी और दलित यहाँ पर दो कम्युनिटी ग्रुप आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब पूरी जितना ओवरऑल चाइल्ड मैरिज उसका 39% इन दोनों कम्युनिटी ग्रुप से हो रहा है, आदिवासी और दलित से। ऐसा यहाँ पर ऑथर ने मेजर फोकस दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज बढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऑथर मेंशन करते हैं इसके पीछे का कारण। अगर हम लोग बात करें हाउस वेल्थ की, यानी कि लोगों के में मतलब लोगों के घरों में, मतलब लोगों की अमीरी के हिसाब से बात करें तो 58% चाइल्ड मैरिज हुई हैं पुअरेस्ट वेल्थ ग्रुप्स के अंदर, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके अंदर, मतलब गरीब लोगों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हुई हैं। फिर 40% हुई हैं मिडिल एज वाले लोगों के अंदर, मतलब कि जो कि मिडिल इनकम कमा रहे हैं। उसके बाद जो रिचर सेक्शन, जो अमीर लोग हैं, वहाँ बहुत कम 2% के आसपास हम लोग को देखने को मिलती है। लेकिन जो गरीब तबका है वहीं पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज हुई है, तो आपको वही पता है। यहाँ भी बताया गया कि जो अमीर लोग हैं वहाँ पे कम देखने को मिलेगा, लेकिन गरीबी वाले क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं। अब कुछ जो चाइल्ड मैरिज हुई हैं, यहाँ पर ये बोला जाता है कि देखो, ये हम लोगों ने देखा है चाइल्ड मैरिज हुई है, लोग बच्चों की स्कूलिंग लेवल भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, यानी कि उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। उसके बाद बोला गया, देखो स्कूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, लेकिन जब चाइल्ड मैरिज बच्चे की यहाँ पर जल्दी उम्र में शादी कर दी जाती है तो उसको प्रॉपर यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं मिल पाती है, ऐसा यहाँ पर एग्जैक्टली मेंशन किया जाता है। आज के टाइम पर बहुत सारी वेमेन है जिनकी शादी कर दी जाती है, बहुत सारी मतलब कम उम्र में शादी कर दी जाती है, वो 12 साल की अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाती, 12 साल की स्कूलिंग भी पूरा नहीं कर पाती। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर बोला गया है कि जो चाइल्ड मैरिज है ये अपने आप में यहाँ पर एक प्रॉब्लम बन जाती है, लेकिन हमें फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, हमें फोकस करना है बच्चे की एजुकेशन के ऊपर।
मेंशन किया गया 27% जो इलिटरेट वेमेन है, ठीक है, जो कि एक तरीके से पढ़ी लिखी नहीं है, जिनकी शादी हुई है 18 साल से ऊपर, मतलब कम उम्र में, 18 साल से कम उम्र में शादी हो गई और वो इलिटरेट भी हैं, ज़्यादा पढ़ी नहीं है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, बॉडी वेट वगैरह है, वो अंडर वेट की कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर मेंशन किया गया। और इसी प्रकार से आप कह सकते हो कि सरकार ने बोला कि 21 साल कर दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे चाहे वो 18 साल से कम उम्र में शादी हुई हो, और या फिर हमारे पास कुछ डेटा ऐसा भी है जहाँ पे 21 साल की उम्र में शादी की गई है। तो अगर 21 साल की उम्र में यहाँ पर वुमेन की शादी की गई है और वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसका भी सेम ही कंडीशन है, वो भी यहाँ पर एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी और इस प्रकार की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। तो आप कहोगे करें क्या, 18 साल में भी प्रॉब्लम है, 21 साल में भी प्रॉब्लम है, तो क्या किया जाए, इसका क्या सोल्यूशन होगा? तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं सोल्यूशन होगा एक एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पर चीज़ों को बदल सकता है। यहाँ पे बोला गया बांग्लादेश का केस आप लोग वे फॉरवर्ड के अंदर यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑथर, जो हमारा वे फॉरवर्ड है लास्ट में, एग्जैक्टली आप कह सकते हो इस वाले पैरा में ऑथर मेंशन करते हैं कि बांग्लादेश का जब आप केस देखते हो तो वहाँ पे क्या हुआ, विमेन की एजुकेशन को इम्प्रूव किया गया है, विमेन को स्किल्स दी गई हैं, विमेन को कुछ नया नया सिखाया गया है। इससे क्या हुआ, विमेन के पास एजुकेशन आया, उसके पास स्किल आई, तो वो कहीं ना कहीं काम कर सकती हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जब विमेन अपने पैरों पे खड़े हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो चाइल्ड मैरिज है वो अपने आप यहाँ पे कम हो जाएगा, विमेन का हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। ये एक मेजर पॉइंट है जो कि ऑथर ने फोकस में रखा है, ठीक है ना। तो स्कीम को फोकस करना है किसी चीज़ के ऊपर कि भाई आप उम्र बढ़ा रहे हो, वो नहीं है, उम्र बढ़ा रहे हो उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा है कि विमेन फेस कर रही हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप विमेन के लिए एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, ठीक है, कुछ स्कीम्स लेकर आओ जिससे फाइनेंशियल जो बर्डन है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो, ताकि जो विमेन है वो एजुकेशन प्रॉपर ले पाएँ, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन के बर्डन की वजह से वो प्रॉपर उनको आप कह सकते हो एजुकेशन वगैरह मिल नहीं पाती है। तो वेमेन को एजुकेट करना ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, उनके पर्सनल फ्रीडम के लिए, सोशल वेलबींग के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगी वेमेन अगर आप लोग इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हो, तो ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में ऑथर बोलते हैं आखिरी जाते जाते कि अगेन मैं उसी बात पे बोलूँगा, वेमेन की स्कूलिंग और स्किल्स को अगर आप लोग नहीं बढ़ाओगे तो चाइल्ड मैरिज बेसिकली यहाँ पर कभी नहीं ख़त्म होने वाला, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बना रहेगा। और एक सॉल्यूशन यही है, आप एजुकेशन के ऊपर काम करो, वेमेन को एक स्किल दो, वेमेन के पास में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, वो यहाँ पे काम करेंगी, कोई भी ऐसा दबाव आएगा नहीं, चाइल्ड मैरिज भी यहाँ पर नहीं होगी, प्लस यहाँ पे हेल्थ और न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा जब उनके पास यहाँ पर एक एम्प्लॉयबिलिटी, एक स्किल मिलेगी, तो कुछ नया सीखेंगी, तो ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल भी, एडिटोरियल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। उससे पहले यार आज इंडियन एक्सप्रेस का भी एनालिसिस करना था, लेकिन लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेंगे। अभी यहाँ पर फ़िलहाल हम लोग अपने जो है कुछ वोकेबलरीज़ को देखते हैं, आज के जो एडिटोरियल की वोकेबलरी निकाली गई हैं, ठीक है। तो आपको वोकेबलरी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। वोकेबलरी के अंदर आज के टॉप की 5 वोकेबलरीज़ क्या हैं? सबसे पहला है डिनाउमेंट। डिनाउमेंट मतलब होता है एक आउटकम, परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट मतलब एक कॉमन सा वर्ड है, आप रिजल्ट की जगह, आउटकम की जगह डिनाउमेंट यूज़ कर सकते हो, एक अच्छा वर्ड यूज़ कर सकते हो। दूसरा आता है सैम्बलेंस। सैम्बलेंस मतलब अपीयरेंस, यानी दिखावा करना, झलक दिखाना, ठीक है, शो करना। या फिर तीसरा यहाँ पर हमारा वोकैब आता है बेलेगर्ड। अब इसका मतलब है परेशान, यानी किसी को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना या परेशानी वाली सिचुएशन होना, उसको हम लोग बेलेगर्ड के नाम से जानते हैं। फिर चौथा वोकैब आता है बॉयो। अब ये बॉयो क्या है? ये है बेसिकली एक सीमित होना, ठीक है, किसी चीज़ को यहाँ पर एक लिमिट में रखना, सीमित रखना। फिर लास्ट वोकैब आता है कैविट। कैविट मतलब यहाँ पर वार्निंग देना, कॉशन करना या चेतावनियाँ, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपकी आज की टॉप 5 वोकैब्स हो गई, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। तो प्रीलिम्स का आज का जो क्वेश्चन था वो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मिडिवल इंडिया के अंदर जो टर्म फनम है ये किसी से रेफर करती है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉइन्स। ये आप लोग पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। अभी फिलहाल इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल हम लोग कवर कर लेते हैं। देखो, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर एक आर्टिकल ये है, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट हमारा डाउन हुआ है, डाउन ऊपर उठता रहता है, डाउन होता रहता है, वो यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये देखो सेम आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है? गूगल चैटबॉट के बारे में। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा के बारे में, ठीक है ना। अभी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, बिल्कुल सिमिलर आर्टिकल आ चुका है, तो यहाँ से हमने कवर कर लिया है, दोबारा कवर करने की आवश्यकता नहीं है।
ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 5.0। वेब 5.0 क्या है हम लोग इसको सीखेंगे, यूपीएससी ने अब की बार क्वेश्चन भी पूछा था। तो यहाँ पे जो ये वाला एडिटोरियल है ये बात करता है मैनेजिंग टाइप 1 डिजीज़। अभी पहली बार एक रिजल्ट आया है, एक रिसर्च निकल कर आई है और देखा ये किया है कि बच्चों के अंदर टाइप 1 डिजीज़ पाई गई है। पिछले सप्ताह ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज़ करी और गाइडलाइंस रिलीज़ करी है कि भैया जो टाइप 1 डिजीज़ है उसको डायग्नोस करो, उसको ट्रीटमेंट करो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि इंडिया बेसिकली डायबिटीज़ का कैपिटल माना जाता है पूरे दुनिया में। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ वाले पेशेंट आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, जब लॉकडाउन रहा तो यहाँ पे लोगों के अंदर डायबिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ भी नज़र आया। फिर उसके बाद डायबिटीज़ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। ये क्या होता है आज मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो टाइप 1 या फिर चाइल्डहुड डायबिटीज़ देखने को मिलती है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों के अंदर देखने को मिल रही है, इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा कम हो रही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी जान चली जा रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अगर उनको प्रॉपर इंसुलिन थेरेपी ना मिले तो उस बच्चे की जान जा रही है। इसी वजह से इस डेटा को कंडक्ट किया गया। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा रेयर देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। जितने भी हॉस्पिटल के अंदर डायबिटीज़ के केसेस हैं उसमें से 2% लोगों के अंदर आपको ये टाइप 1 वाली डायबिटीज़ देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत कम होती है और ख़तरनाक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ से ध्यान रखना। और ये टाइप 1 वाली ही बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब डायबिटीज़ होती क्या है आपको बताएं, एक ऐसी कंडीशन है जो कि आपके बॉडी के अंदर, यहाँ पर आप कह सकते हो कि होता क्या, आप कोई भी खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, रोटी खाई उसके अंदर कार्ब्स हैं, आपने खाई, खाने के बाद में क्या हुआ, वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है, वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। तो क्या करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कि आपकी फूड जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो डायबिटीज़ की सिचुएशन होती है। जब आप ज़्यादातर खाना खाते हो वो शुगर के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर खून में पहुंच जाता है। और जब ये ब्लड शुगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है तो ये बेसिकली सिग्नल देता है आपके पैनक्रियास को कि आप क्या कर सको, आप इंसुलिन को रिलीज़ कर सको। अब इंसुलिन क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि आपके बॉडी के अंदर इस ग्लूकोज लेवल को, शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसी इंसुलिन की वजह से, मतलब अगर इस इंसुलिन की कमी है तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी, या आप कह सकते हो ये इंसुलिन बहुत कम मात्रा में पाया जा रहा है बॉडी के अंदर तो भी डायबिटीज़ की दिक्कत आएगी। क्योंकि इस इंसुलिन का मेन काम क्या है, आपके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके करना, ठीक है, उसको यहाँ पर आप कह सकते हो डिक्रीज़ करके इंक्रीज़ करके वो एक तरीके से मेंटेन कर लेता है। लेकिन जब इंसुलिन ही नहीं होगा या इंसुलिन ही वर्क नहीं करेगा तो डायबिटीज़ कैसे ठीक हो जाएगी, वो एक बड़ी प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है ना, इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और, जो पैनक्रियाज है आपका, यही यहाँ पर इस इंसुलिन को रिलीज़ करने का काम करता है। पैनक्रियाज क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया, बॉडी के अंदर आपको ये एक तरीके से एब्डोमेन में यहाँ पर पैनक्रियाज स्थित देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली ये आपको कुछ इस प्रकार से पैनक्रियाज देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन बन सकता है पैनक्रियाज का फंक्शन क्या होता है। देखो, पैनक्रियाज एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके एब्डोमेन में लोकेटेड है और इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आप जो भी खाना खाते हो उसको फ्यूल के अंदर ये कन्वर्ट करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियाज के 2 मेजर फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या होता है, आपके डाइजेशन में ये मदद करता है। एंडोक्राइन के अंदर आपके ब्लड शुगर लेवल को ये मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो पैनक्रियास ही इंसुलिन को रिलीज़ करता है और इंसुलिन ही यहाँ पर, मतलब ये दोनों मिलकर शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, इसको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम करते हैं। जब यही यहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ये डिजीज़ देखने को मिल जाती है। ठीक है ना। अब ये टाइप 1 डिजीज़ में क्या होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज बेसिकली एक ऐसी डायबिटीज की कंडीशन है जहाँ पर जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। अब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है ना। तो टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया कि डायबिटीज़ क्या देखने को मिलती है, इंसुलिन क्या देखने को मिलता है, ये भी समझ में आ गया। तो टाइप 1 के अंदर इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं होता। टाइप 2 के अंदर आपके बॉडी में थोड़ा बहुत इंसुलिन रहता है जो कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। ये दोनों डिफरेंस है। टाइप 1 डायबिटीज अपने आप में काफ़ी खतरनाक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। टाइप 2 से भी ज़्यादा खतरनाक टाइप 1 आपको देखने को मिलती है। हमारे इंडिया में या फिर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज वाले पर्सन होते हैं वो टाइप 2 वाले होते हैं। उनको टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज से परेशानियाँ होती हैं, लेकिन टाइप 1 वाली बहुत कम होती है, खासकर बच्चों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलती है।
बताया गया पूरे दुनिया भर में लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर आता है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे इसी टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो टाइप 1 टाइप 2 आई होप आप लोग को यहाँ पर इसके रिगार्डिंग एक क्लैरिटी मिल चुकी है। बाकी यहाँ पर इन डायबिटीज़ को लेकर मैंने एक पिक्चर भी सेंड कर रखा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर मैंने आपको बता दिया आपकी बॉडी जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है, जो बॉडी है वो इंसुलिन को बनाती है, लेकिन वो जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, बहुत थोड़ा बहुत इंसुलिन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। फिर एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्रिएट होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी क्या होता है, प्रॉपर इंसुलिन यहाँ पर हो नहीं पाता। जब प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कह सकते हो जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो प्रेगनेंसी के टाइम पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ चुका है। बाकी एक आर्टिकल छोटा सा और है यार, अब वीडियो ना बहुत ज़्यादा ही लेंथी हो रहा है, इस वजह से मैं आपके साथ में ये जो वेब 5.0 वाला आर्टिकल है कल मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। कल डिस्कस कर लिया जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।